जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस YouTube परिवार में। और आज हम केमिस्ट्री की इस शानदार एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने वाले हैं अपने कल के टॉपिक नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। और ये जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। हमें इस टॉपिक को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है बच्चों, और इसके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों को बता सकें, समझा सकें। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। वर्क हार्ड इन साइलेंस बेटा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ, हाइड्रोजन एक्ट करता है किसकी तरह? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या नाइदर रिड्यूसिंग नॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है खुद को रिड्यूस करने की, रिड्यूसेस इटसेल्फ। क्लियर है? और रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है खुद को ऑक्सीडाइज करने की। इतनी बात समझ में आई? तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैं अगर बात लूं, हाइड्रोजन के कंसेप्ट में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है खुद को रिड्यूस करना। अब देखिए, मैं अगर हाइड्रोजन को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? सोडियम का हाइड्राइड मिलने वाला है, दैट मींस 2NaH मिलेगा। अब इधर आप लोग देखिएगा, since sodium being more electropositive than hydrogen, then I will assign it positive one charge, क्योंकि सोडियम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से, है ना, ज्यादा वैद्युत धनात्मक है हाइड्रोजन से, और इधर हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो हाइड्रोजन, अब आप लोग देखिए, हाइड्रोजन -1 पे जाएगा। जब भाई सोडियम +1 पे है तो हाइड्रोजन विल बी -1 ऑक्सीजन स्टेट। तो हाइड्रोजन 0 से -1 जा रहा है, तो 0 से -1 जाने का मतलब यही तो हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो प्रोसेस क्या है हमारी? रिडक्शन है, रिडक्शन है ना। और तो बेसिकली अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये इस जगह पे, इन केस ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन इज लाइक, बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव कर रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ली, रिड्यूसिंग एजेंट की बात अब हम कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी क्या होती है? ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो अगर मैं COO को रिएक्ट करवाऊं हाइड्रोजन के साथ, या COO में हाइड्रोजन की गैस जो है पास करवाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, तो यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहां कॉपर क्या है? सिंगल बचा, एलिमेंट से केवल एलिमेंटल फॉर्म में, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑक्सीजन उसमें एडिशन नहीं, एडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? COO रिड्यूस हो गया कॉपर में, COO रिड्यूस हो गया कॉपर में, बल्कि इधर ये हाइड्रोजन जो है क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया H2O में। COO यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, रिड्यूस्ड, बल्कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है, और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछे कि हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ, तो तुरंत आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The second question is statement first,
नाइट्रोजन इज अ पॉइजनस गैस। स्टेटमेंट सेकंड, एनिमल्स डाई इन इट्स एटमॉस्फेयर फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि नाइट्रोजन पॉइजनस है या नहीं। देखिए, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की पॉइजनस गैस की बात, अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास एनवायरमेंट ही या नाइट्रोजन का ही एटमॉस्फेयर हो जाए तो तब क्या होगा। देखिए, अगर नाइट्रोजन का ही एटमॉस्फेयर होगा तो तब तो नाइट्रोजन पॉइजनस गैस की तरह होगा। तो यहाँ पे उसी कंसेप्ट में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन इज अ पॉइजनस गैस। दूसरा, एनिमल्स डाई इन इट्स एटमॉस्फेयर फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, यहाँ वांट ऑफ ऑक्सीजन जो वर्ड आया है ना, ये वाला जो वांट ऑफ ऑक्सीजन आया है, इसने क्वेश्चन को पलट दिया है। अब क्या है कि नाइट्रोजन इज अ पॉइजनस गैस। हाँ, नाइट्रोजन हम पॉइजनस गैस ले सकते हैं। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम मान लें कि 100% गैसेस हैं तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, अराउंड 21% ऑक्सीजन है, और बाद बाकी जो बचा हुआ है उतना परसेंट हमारी और गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और गैसेस है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन अभी तो वो पॉइजनस नहीं है। लेकिन अगर क्या हो कि एनवायरमेंट ही, हमारा जो एटमॉस्फेयर है केवल और केवल नाइट्रोजन गैस कंस्टिट्यूट करता, तो एनिमल डाई इन इट्स एटमॉस्फेयर फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही होगा इस कंसेप्ट में। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना होगी, वांट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है यहाँ पे कि नीड है उनको अगर ऑक्सीजन की, एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। क्योंकि एनिमल मर रहे हैं, डाई हो रहे हैं in the atmosphere of nitrogen for want of oxygen, that means nitrogen will be poisonous gas in this, है ना। इस वाले कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पॉइजनस गैस हो सकती है अगर केवल और केवल हमारे एटमॉस्फेयर जो है कंटेन करे नाइट्रोजन गैस। अगर होलली बात करेंगे तब नाइट्रोजन जो है पॉइजनस गैस नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी भी तो हमारे पास 78% नाइट्रोजन है, लेकिन अभी तो ये पॉइजनस गैस नहीं साबित हो रही है ना। लेकिन अगर हमारा एटमॉस्फेयर केवल और केवल नाइट्रोजन गैस कंटेन करे तब जाकर के जो है इसमें हम ये वाली बात करेंगे कि फॉर वांट ऑफ ऑक्सीजन एनिमल डाई इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक। थर्ड, कार्बन एटम्स इन डायमंड आर बॉन्डेड विथ ईच अदर इन विच कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कार्बन एटम डायमंड में बॉन्डेड होते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन में? प्लेनर, लीनियर, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। मैं बता देता हूं कैसे। देखिए, अगर मैं इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक, ये कार्बन एटम, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज कार्बन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, दिस वन इज कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो कार्बन, दिस वन इज कार्बन। ठीक। अब ये वाला कार्बन फिर दूसरे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, ये वाला कार्बन भी दूसरे 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। तो कुल मिलाकर के ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, दिस वन कार्बन, 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 है ना। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन एटम्स इन डायमंड आर बॉन्डेड विद ईच अदर इन विच कॉन्फ़िगरेशन? टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल ऐसे ही तो होता है। टेट्राहेड्रल ऐसे ही तो होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3। तो कई बार डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेता है कि कार्बन कौन सी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल जो है कॉन्फ़िगरेशन में होगा। हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, तो इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यूज ऑफ डायमंड एज अ जेम डिपेंड्स अपॉन इट्स। यानी कि डायमंड का इस्तेमाल जेम के रूप में, यानी कि जेम का मतलब है रत्न, है ना। हम लोग अंगूठियां वगैरह पहनते हैं ना, राशि की अंगूठियां वगैरह चलती हैं, तो एज अ जेम डिपेंड्स अपॉन इट्स। किस पे डिपेंड करती है? हाई कॉस्ट पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एक्सट्रीम हार्डनेस पे, या बैड कंडक्टेंस पे। तो देखिए बच्चों, डायमंड, अगर हम यूज ऑफ डायमंड की बात करें एज अ जेम, तो डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
पे डायरेक्टली डिपेंड करता है कि डायमंड का इस्तेमाल जेम पे। द इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, देखिए इनर्ट का मतलब होता है रिएक्टिव ना होना, या हम बोल सकते हैं इनरिएक्टिव होना, है ना। बेसिकली इनर्ट का मतलब यह है कि वो रिएक्ट ना करना। द इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की इनर्ट फॉर्म कौन सी है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोल और चारकोल। तो इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है वो ग्रेफाइट होती है। आप लोग ध्यान रखना, जब कभी इनर्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करेगा तो यू विल गो विद द ग्रेफाइट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, calcium and magnesium salts present in hard water form precipitate with soap। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है, जो कठोर जल होता है, वो साबुन के साथ जो है झाग नहीं देता। यहां पे इसका मतलब क्या है? झाग, है ना। एंड कैल्शियम, और इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं प्रेजेंट होते हैं जो हार्ड वाटर में, वो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं सोप के साथ, है ना। तो अगर ऐसा है तो ये बात सही है, जो हार्ड वाटर होते हैं ना, हार्ड वाटर जो है कभी भी जो है झाग नहीं देता साबुन के साथ, वो झाग बहुत ही मुश्किल से देता है, मतलब देता ही नहीं, हम लोग समझते हैं बहुत ही माइन्यूट होता है। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है हमारा कि जो है हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप। द सेकंड स्टेटमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, क्योंकि सोप के साथ जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, उसके साथ वो जो है प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, इसी कारण से जो हार्ड वाटर होता है वो झाग नहीं दे पाता है। तो हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर ए के साथ कि हार्ड वाटर, पहली बात तो ये है कि झाग नहीं देता है, लेदर नहीं बनाता है सोप के साथ। द सेकंड स्टेटमेंट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट विद सोप। अब क्योंकि वो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, इस कारण से जो है झाग नहीं बन पाता। The seventh question is, which of the following statements in connection with the properties of water are correct? प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड्स, वाटर हैज नो डायपोल मोमेंट, वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड्स। बिल्कुल सही बात है, वाटर की जो होती है बेटा हायर स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट is the amount of heat of 1 gram of a substance which absorb or must lose to change its temperature by 1 degree Celsius। कि हम किसी भी सब्सटेंस को कितनी एनर्जी उसको दें, है ना, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, कितनी एनर्जी कितनी हीट उसको दी जाए किसी सब्सटेंस को, उसके 1 ग्राम को, या फिर कितनी एनर्जी वो जो है कितनी हीट वो लूज करे, है ना। हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम कितनी हीट दें या ये कितनी हीट लूज करे, ताकि इसके जो टेम्परेचर में है 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आए। इज इट क्लियर टू यू? 1 ग्राम में सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमें दिया हुआ है, हम उसे कितनी हीट दें या वो सब्सटेंस जो है कितनी हीट लूज करे, ताकि उसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आता है। ठीक है, तो वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड्स। बिल्कुल सही बात है कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पे जो है ये लिक्विड होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये लिक्विड मेरे पास मौजूद है, तो और इसका 100 डिग्री सेल्सियस में मेरे पे 1 ग्राम ऑफ लिक्विड मौजूद है, 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर मेरे पास है, तो इसका स्पेसिफिक हीट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, वाटर हैज नो डायपोल मोमेंट, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वाटर का जो है डायपोल मोमेंट था, हम जानते हैं कि वाटर की शेप क्या होती है, बेंट शेप होती है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री,
कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब हम जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, ओवरऑल इधर भी जो है डायपोल मूवमेंट ऐसे जाएगा। तो अगर हम इन सब की बात करेंगे तो नेट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और क्योंकि नेट डायरेक्शन अपवर्ड है इसका मतलब ये डायपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तो इसलिए वाटर हैज नो डायपोल मूवमेंट इज इनकरेक्ट। वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा भी नहीं है, लो हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसको वेपराइज करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपरेशन, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट केवल सही है, वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड्स। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑक्सीजन ऑन रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स फॉर्म्स ऑक्साइड्स विच आर। ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्शन नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है, विच आर क्या होती हैं, बेसिक ऑक्साइड होती हैं, एसिडिक होती हैं, एम्फोटेरिक होती हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं। तो जब कोई भी ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तो जब कैरेक्टरिस्टिक जो बनाएगा वो बनाएगा नॉन मेटल के साथ अगर ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और अगर मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, लिख दे रहा हूं यहां पे विद मेटल्स। न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाता है नॉन मेटल के साथ, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की नॉन मेटल के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ अगर बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा विच इज एसिडिक इन नेचर। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक जो बनाएगा वो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं बच्चों जिनका नेचर दोनों की तरह होता है, दोनों मतलब एसिडिक नेचर भी प्रेजेंट करती हैं और बेसिक नेचर भी प्रेजेंट करती हैं। फॉर एन एग्जांपल एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ZnO हो गया हमारे पास, Al2O3 हो गया, तो ये सब क्या है हमारी, ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन सी होती है, NO हो गया, CO हो गया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक दोनों ऑप्शन में है एसिडिक और न्यूट्रल, तो हम लोग एसिडिक के साथ जाएंगे। ठीक है। 9th क्वेश्चन, अ गैस इज इवॉल्व्ड when a piece of zinc metal is placed in dilute sulfuric acid, what is the gas? क्या बोल रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है जब a piece of zinc metal का पीस किसमें, dilute H2SO4 में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा। देखिए मुझे मिलेगा ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी बेटा। अब एक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है, इसका कारण यह है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, एंड इफ द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज मोर देन हाइड्रोजन देन इट विल इजीली रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड H2SO4 में से, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो जिंक जो है H2SO4 में से हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा, हम लोग कहेंगे ZnSO4 मिलेगा प्लस H2। तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, है ना। Two reactants in a flask produce bubbles of a gas and it turns lime water into milky. The reactants in the flask are, दो reactant हमें दे रखे हैं, in a flask produce bubbles, गैस के bubbles produce कर रहे हैं, and it turns lime water into milky. lime water को कैसा कर देते हैं, वो मिल्की कर देते हैं। The reactants in the flask are, देखिए पहली बात, सबसे पहला इंडिकेशन क्या है क्वेश्चन का, क्या बता रहा है, क्या निर्देश कर रहा है, बबल्स ऑफ गैस। दो रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, ये बबल ऑफ गैस फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद जो उसमें से गैस निकल रही है वो अगर हम लाइम वाटर पे डालें तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो रिएक्टेंट्स आर जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बबल ऑफ गैस फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, ठीक है। अब क्योंकि इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, क्योंकि वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है, तो हम लोग
जरूर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकती है। देखिए क्या होता है, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ट्रीट किया जाता है, इन दोनों को एक क्लास में ले लेंगे हम, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस आप लोग कर लेना, है ना। मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो MgCl2 सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को, नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर लाइम वाटर के साथ इसको हम ट्रीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 मिलेगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस H2। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण से जो हमारा ये लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। मैं लिख रहा हूँ लाइम वाटर को LW ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो लाइम वाटर क्या हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है, किस कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से पास करवाने से। ठीक है, तो हमारा आंसर बी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट। 11th question is, dihydrogen can be prepared on a commercial scale by the action of steam on hydrocarbons. When a mixture of CO and H2 gas is formed, it is known as, यानी कि dihydrogen can be prepared on a commercial scale, dihydrogen को commercial scale पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, by the action of steam on hydrocarbon। For an example मेरे पास है मीथेन CH4। अब अगर मैं स्टीम का मतलब है H2, तो मुझे CO एंड H2 मिलता है, ठीक है। इट इज नोन एज, ये CO एंड H2 गैस, इन दोनों का मिक्सचर को क्या कहते हैं, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इंडस्ट्रियल गैस या फ्यूल गैस। तो इसको हमने पढ़ा भी था, दिस इज नोन एज वाटर गैस, है ना। नाउ अ सैंपल ऑफ गैस इज टू बी आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ इट्स बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्लोइंग स्प्लिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग gases will neither itself burn nor cause the splint to burn। देखिए एक सैंपल है गैस का, is to be identified by means of its behavior in the presence of glowing splint, यानी कि ग्लो कर रही है, चमक सी रही है। Which of the following gases will neither itself burn nor cause the splint to burn। तो इन चारों में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, इन चारों में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन, इन चारों में से ऐसी कौन सी गैस है जो ना तो खुद बर्न होगी और ना ही ग्लोइंग स्प्लिंट देगी, यानी कि ना ही वो चमक देगी जलते। तो इनमें से इसका जो आंसर है बच्चों ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना ही खुद जलेगी और ना ही ग्लोइंग स्प्लिंट देगी, ठीक है। 13th स्टेटमेंट फर्स्ट, इसे करेक्ट कर लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट फर्स्ट इज गिवन, कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड changes to colorless at low temperature। At low temperature nitrogen tetraoxide is formed which is colorless। देखिए color of nitrogen dioxide changes to colorless, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है ना, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज चेंजेस टू कलरलेस, यानी कलरलेस हो गई। कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों वो कलरलेस हो जाती है लो टेम्परेचर, ठीक है। एट लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर पे क्या होता है, किस कारण से, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज कलरलेस, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फॉर्म यानी कि NO2 का डाइमर, डाइमर ऑफ NO2, NO2 का डाइमर मिलता है N2O4। देखिए डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन होना। NO2 और दूसरा मॉलिक्यूल NO2 का लो टेम्परेचर में आपस में कंबाइन हो जाते हैं और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनाते हैं। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो ओरिजिनल कलर होता है वो नहीं रहता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है 13 का आंसर ए होगा, सिंस बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है एट लो टेम्परेचर। अब रीजन दे रहा है कि लो टेम्परेचर पे होता क्या है कि जो कलरलेस हो जाए, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है
कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने दूसरे मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके डाइमर फॉर्म कर देती है, इस कारण से वो कलरलेस हो जाती है। 14th क्वेश्चन इज व्हाई इज द ग्रेफाइट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स? क्या कारण है कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स. Graphite is made up of layers of carbon atoms which can be slide. Graphite is inert to most of the chemicals and remains intact in electrolytic cells. Graphite is a good conductor of electricity. देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात कर रहा है तो ग्रेफाइट क्या है, एक अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए ग्रेफाइट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. एनडीए 2015 क्वेश्चन. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. परमानेंट हार्डनेस वाटर की किस कारण से होती है? सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, या बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो देखिए परमानेंट हार्डनेस हो चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो, है ना, परमानेंट हार्डनेस हो या टेम्परेरी हार्डनेस हो, इसका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को तो हम इस तरीके से एलिमिनेट कर देंगे. अब परमानेंट हार्डनेस होती है बच्चों सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से. किसकी वजह से होती है? अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स प्रेजेंट हैं उस वाटर में तो परमानेंट हार्डनेस होती है. लेकिन अगर कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं या बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं सोडियम और मैग्नीशियम के, दैट मींस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, इधर भी सोडियम आ गया इसलिए इसको भी हम लोग हटा देंगे. कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, तो इससे होती है हमारी टेम्पररी हार्डनेस. ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये परमानेंट पूछा है, अगर टेम्पररी पूछे तो क्या करना है? टेम्पररी हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू सॉल्ट्स ऑफ, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. सोडियम पोटेशियम देगा नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर कार्बोनेट सॉल्ट हैं या सोडियम और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट हैं तो वाटर हमारा टेम्पररी होगा, टेम्पररी हार्डनेस वो शो करेगा. लेकिन अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो सल्फेट सॉल्ट्स जो हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हैं, तो हमारा जो वाटर है वो परमानेंट हार्डनेस शो करेगा. Is it clear to you? तो permanent hardness of water is due to the presence of sulfates of magnesium and calcium. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का जो ये सेशन था ये कंप्लीट होता है. अब हम फिर से इसके कुछ और क्वेश्चंस, अभी हम और क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं है ना. तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसे करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस के साथ ही हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, बस अब आप लोगों को केवल और केवल यही करना है, रोज ही मैं बोल रहा हूं, आपको रिवीजन करते रहना है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि अगर आप सही से रिवाइज कर रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है आपके एनडी के एग्जाम के लिए, है ना. क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने के चांसेस बहुत हैं, कंसेप्ट तो वही है ना. तो आप लोग सही से पढ़िए, इनको सही से बार बार रिवाइज कीजिए. बस एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने दिमाग में केवल ये बैठा दीजिए कि जितनी मेहनत सर लोग हम पे कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम अपने आप के लिए भी करें. अगर आप लोग अपने लिए इतनी मेहनत करेंगे तो जरूर आप लोग जो है सिलेक्टेड होंगे. और अगर आप लोग सिलेक्टेड होंगे या आप लोग का सिलेक्शन होगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है ना. तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें. आपका एनडीए का एग्जाम बहुत नजदीक है बेटा, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, मैं यही बोलूंगा. मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ.